जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं इंतहाई अहम मौजू आज सेलेक्ट किया है क्योंकि दिल के इमराज के बाद जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी आपको ज़िंदगी को, सेहत को मुतासर करती है, इवन कि आपके पूरे ख़ानदान को मुतासर कर सकती है, वो फालिज है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फालिज के असबाब क्या होते हैं, ये क्यों होता है, इसकी इकसाम क्या है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्रक्स है वीडियो का, जो आपने किसी सूरत मिस नहीं करना, कि मैं आपको बताऊंगा कि आजकल एक जदीद तरीका इलाज आ चुका है फालिज का, जिसको TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंजेक्शन होता है, जिसके ज़रिए इसकी फौरी बहाली मुमकिन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो जब हम फालिज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं कि क्यों होता है। देखें, मैं सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि मेन शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, ये सारी वो चीज़ें हैं, आपका लाइफस्टाइल, जिससे आप फालिज को दावत दे सकते हैं। लेकिन 80% केसेस में फालिज की बुनियादी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। इससे अंदाज़ा लगा लेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब फालिज की इकसाम की हम बात करते हैं तो दो मेजर किस्में हैं इसकी। तीसरी जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक 85% इसका इंसिडेंस रेशो है। जो फालिज के केसेस में 85% इस्केमिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक क्या है कि दिमाग के शरियान में कोई क्लॉट का आ जाना और वहाँ से दिमाग के हिस्से को ब्लड सप्लाई का रुक जाना, और वह वो हिस्सा जिस आपकी मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं। आपका अपने अज़ा पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो इस सब का मास्टरमाइंड है, तमाम आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सो इस्केमिक स्ट्रोक का इंसिडेंस रेशो 85% है। और उसके बाद जो 15% है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक है, जिसको कहते हैं कि दिमाग की किसी शरियान का लीक कर जाना। तीसरी चीज़ जिसको हम TIA कहते हैं कि ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, छोटा मोटा जिसको लकवे के नाम से लोग जानते हैं, उसमें ये होता है कि आपके कुछ ज़्यादातर लोगों का फेस मुतासर होता है, कि फेस ड्रॉप हो जाता है, स्लर्ड स्पीच, ज़ुबान में लुकनत आ जाती है, और अगर आप पानी पीते हैं तो आपका फेस टेढ़ा होने की वजह से पानी आप होल्ड नहीं कर पाते, वो निकल जाता है। जब हम अलामात की बात करते हैं तो जो इस्केमिक स्ट्रोक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 85% इंसिडेंस रेशो है, उसमें जब मरीज़ एमरजेंसी में आता है तो ज़्यादातर ये हो सकता है कि देखें कि जिस एरिया को आपकी सप्लाई मुतासर हुई है उसमें पेशेंट्स की कोई एक साइड जो है वो काम करना छोड़ जाती है। ये एक सिंगल बाजू भी हो सकता है और उस बाजू के साथ उस साइड की टांग भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनका बाजू और टांग दोनों मुतासिर हो जाते हैं, यानी कि उस साइड पे मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह जिन पेशेंट्स की दिमाग की कोई शरियान लीक कर जाती है, जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कह रहे हैं, 15% पेशेंट्स होते हैं ऐसे, वो पेशेंट ज़्यादातर कोमे के साथ प्रेजेंट होते हैं। उनका होशोवास कायम नहीं होता, और वो ना आप डॉक्टर की वोकल कमांड्स को आप बुलाते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना ही वो किसी पेनलेस स्टिमुलस को आप पिंच करेंगे बॉडी के किसी हिस्से पे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसको कोमा कहते हैं। तो ये एक ज़्यादा सीरियस किस्म का फालिज होता है। अब जब हम फालिज की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि इस वीडियो का मेन क्रक्स है, कि देखें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एक TPA इंजेक्शन अब आ चुका है, जिससे ज़रिए फालिज की मुकम्मल बहाली मुमकिन है। लेकिन ये कैसे लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें शरियान में कोई दिमाग की शरियान में क्लॉट आ जाता है, इसमें ये इंजेक्शन लग सकता है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंजेक्शन क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है फौरी। अगर किसी शरियान में क्लॉट आ गया, उसको डिज़ोल्व कर देगा, वो सप्लाई बहाल हो जाएगी। सो आपकी जिस साइड की मूवमेंट लॉस हुई है, अगर एक पेशेंट आया उसकी लेफ्ट साइड की ना बाजू हरकत कर रहा है ना टांग हरकत कर रही है, तो TPA इंजेक्शन लगने के बाद जब क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो मूवमेंट फौरी वापस घंटों में वो वापस आ जाएगी। तो इसलिए ये एक इनकलाबी इजाद है। लेकिन होता क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं। ये इंजेक्शन पहले फालिज के फौरी बाद पहले 4 से 5 घंटे में सिर्फ लग सकता है, ये बात ज़हन में रखें। तो मेरी डॉक्टर से भी गुजारिश है जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, कि आपके पास अगर इस्केमिक स्ट्रोक का कोई पेशेंट आ गया और आपको डायग्नोज हो गया कि इस्केमिक स्ट्रोक है, तो उसको उन हॉस्पिटल्स तक फौरी रेफ़र करें जहाँ पर ये इंजेक्शन अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया हुआ है। हालांकि ये महंगा इंजेक्शन है, 70 to 80,000 इसकी कॉस्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री लग रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से 4 से 5 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँचें, मरीज़ को पहुँचाएँ। और उसके बाद जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं डॉक्टर्स के पास इसको डायग्नोस करने के, वो CT स्कैन है, ब्रेन MRI है, जिससे फौरी तौर पर डॉक्टर्स देख लेते हैं कि आया आपकी शरियान में क्लॉट है या लीकेज है। किन सूरतों में ये इंजेक्शन नहीं लग सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। देखें, अगर आपकी रिसेंट कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है 2 हफ्ते के अंदर, तो ये इंजेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि जब क्लॉट को डिज़ोल्व करता है तो खून को पतला करता है। अगर आपको रिसेंट कोई हार्ट अटैक हुआ है 1 महीने के अंदर, या
प्रेगनेंसी में भी ये नहीं लग सकता। और बहुत सारी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जिसमें आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपके जिस्म में खुदा न खास्ता आपको बवासीर की शिकायत है, ब्लड आ रहा है, या आपको रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपकी सर्जरी हुई है, तो ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। लेकिन टीपीए एक इनकलाबी इजाद है फालिज के मरीज़ों के लिए। इस्केमिक स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें क्लॉट आता है, तो पेशेंट को फौरी तौर पे ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचाना ज़रूरी है जहाँ पे ये इंजेक्शन अवेलेबल है। ना सिर्फ आप उसकी जान बचा सकते हैं बल्कि सारी उम्र की बज तो भी तुसी उस पेशेंट को बचा सकते हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।